नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक की खबर से। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा की 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। कर्नाटक का ये चुनाव इस लिहाज से भी अहम हो जाता है क्योंकि आने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों पर इसका असर हो सकता है। वहीं 2024 का आम चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ, तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत कोलार से करेंगे। कोलार वही जगह है जहां प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था और उसी बयान की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। 24 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव 10 मई को एक फेज में होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 वुड बी लाइक दिस। मतदान 10 मई को एक ही चरण में होगा। मतगणना 13 मई को की जाएगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. चुनाव आयोग तो तैयार है, लेकिन प्रदेश में पार्टियां अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई हैं। विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीएस ने 93, आप ने 80 और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने अब तक एक भी सीट का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के सामने खेमेबाजी और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बड़ी है। पूर्व सांसद मंजूनाथ कनूर लिंगायत हैं और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खासम खास, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया और अब वो बोम्मई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। I am fed up with the administration as well as their attitude. मैंने बीजेपी नेताओं के एटीट्यूड की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। बसवराज बोम्मई ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं। इस बार 100% वो हारेंगे। 100% he is going to lose his constituency. कुछ इसी तरह कांग्रेस में भी सिद्धरमैया को लेकर उठापटक है। उन्हें वरुणा सीट से टिकट दिया गया है, वो कोलार से भी लड़ना चाहते हैं। अब तक तकरीबन 22 जिलों का विजिट कर चुके हैं हम और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग समितियां भी बनाई हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें काफी सहयोग मिल रहा है। हमें यकीन है कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में 40 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में अब भी फेरबदल की काफी संभावनाएं हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, NDTV इंडिया। और कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। DK शिव कुमार का ये वीडियो मांड्या की रैली का बताया जा रहा है, जिसमें ये 500 के नोट उड़ाते हुए दिख रहे हैं। और राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने बेंगलुरु में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेव इंडियन डेमोक्रेसी के बैनर लिए हुए थे। इसी दौरान पुलिस ने वाटर कैनन चलाई और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शॉर्ट नोटिस में बुलाता है और तुरंत जज चेंज हो जाता है। जज चेंज के बाद जजमेंट हो जाता है। जजमेंट के बाद 24 आवर्स के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है। भाई साहब, कोर्ट ही आपको 1 महीने समय दिया है, तो इस पे डिस्क्वालीफाई क्यों? पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी आके दोबारा सवाल ना पूछे 20,000 करोड़ का, ये सारी चीजें। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा और वॉशिंग मशीन करार दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि दिल्ली में तूफान आने वाला है,
सभी विपक्षी दलों को मिलकर लड़ने की जरूरत है। हमें सत्ता से बीजेपी को हटाना ही होगा। और ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है, चेयर से हटाना है और ऑपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होकर लड़ना है, कामयाबी का साथ लड़ना है, सारे पड़ोसी का साथ लड़ना है और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए और बीजेपी को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो देश को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो गरीब जनता को बचाइए। और पंजाब के अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह ने अपना एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उसके फरार होने के बाद का है। हम इस वीडियो का ऑडियो नहीं सुना रहे हैं क्योंकि इसके जरिए अमृतपाल अपने पक्ष में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में अमृतपाल सिंह सिख संगठनों को अपने पक्ष में एकजुट करने की अपील कर रहा है। इस वीडियो में अमृतपाल ने यह भी कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही उसने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा है कि पुलिस अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाई है। सूत्रों के मुताबिक इंग्लैंड के सोशल मीडिया हैंडल्स ने अमृतपाल के इस वीडियो को शेयर किया और ये 2 दिन पुराना मालूम पड़ता है। जिस यूट्यूब अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया गया था उसे भारत में बैन कर दिया गया है। और भगोड़े अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की ओर से अभियान तेज है। मंगलवार देर रात तक पंजाब के होशियारपुर में उसके होने की खबर आई। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस गाड़ी में वो सवार था, पीछा करने पर उसे छोड़कर वो भाग गया। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस सूत्रों की माने तो ये वही इनोवा कार है जिसमें बैठकर अमृतपाल होशियारपुर के गांव से होते हुए अमृतसर के अकाल तख्त पहुंचने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस अमृतपाल के पीछे लग गई। तो अमृतपाल अपनी इनोवा कार होशियारपुर के मरनाइया गांव में छोड़कर भाग गया। अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। अमृतपाल के भागने के बाद से पंजाब पुलिस होशियारपुर के गांव में घर घर तलाशी ले रही है और होशियारपुर से निकलने वाली हर गाड़ी की सघन जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के नाम और तस्वीर के साथ पोस्टर जारी कर लोगों से अमृतपाल के देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। अमृतपाल के अमृतसर में हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में मौजूद अकाल तख्त पहुंचने की आशंका के चलते पंजाब पुलिस ने गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के आसपास फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा भी बढ़ा दी। लेकिन पुलिस सीधे इस बारे में कहने से बचती नजर आई। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है, वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। देर शाम भगोड़े अमृतपाल का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और पंजाब पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। अमृतपाल के वीडियो बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अमृतपाल सरेंडर नहीं करने जा रहा है और ये बहुत बड़ी नाकामी है पंजाब पुलिस की कि ना सरेंडर करा पाए और ना गिरफ्तार करा पाए। सूत्रों की माने तो ये जो वीडियो है अमृतपाल का वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की आईपी एड्रेसेस से नंबर से सर्कुलेट किया गया है। फिलहाल अमृतपाल को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस तमाम नाकों पर बैरिकेड करके हर गाड़ी पर अपनी नज़र बनाए हुए है। पर 100 बात की एक बात, पंजाब पुलिस के हाथ अमृतपाल अब तक नहीं लगा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और गैंगस्टर अतीक अहमद को फिर से अहमदाबाद के साबरमती जेल लाया गया है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में उसे प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया गया था। इस केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसे अब वापस साबरमती जेल लाया गया।
और अब अगली खबर राजस्थान से, जहां स्वास्थ्य के अधिकार बिल को लेकर अब निजी डॉक्टरों के साथ साथ सरकारी डॉक्टर्स भी 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। मथुरा से आए प्रदीप की मां का इलाज 40 दिन से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने 10 दिन बाद रिपोर्ट दिखाने को कहा था, लेकिन अब रिपोर्ट देखने वाला कोई नहीं है। हमें कम से कम 40 दिन हो गए और ये माताजी हैं हमारी, उनके थायराइड है या पता नहीं क्या है, इनका इलाज चल रहा है। ये 10 दिन पहले हमारी छुट्टी कर दी थी यहाँ से और अब रिपोर्ट आई है तो अब डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें। डॉक्टर ये बोल रहे सर ये रिपोर्ट आ जाए तो आप रिपोर्ट के साथ में आ जाना, लेके आना। अब रिपोर्ट ही नहीं, मैडम डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, क्या करें। तो रिपोर्ट नहीं मिली पहले तो हड़ताल की वजह से, पहले तो रिपोर्ट नहीं मिली हड़ताल की, फिर आज मिली रिपोर्ट, कल मिली थी। तो हम मम्मी को लेके आए, यहाँ पे बुलाया था डॉक्टर ने कि लेके आना, तो अभी मम्मी को लेके आए। सांस वास ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे बैठे हैं। अब डॉक्टर है नहीं है, हड़ताल की वजह से बहुत परेशानी मिल रही है यहाँ पे। वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने निजी डॉक्टरों से अपील की है कि वो काम पर लौटें। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल वापस नहीं होगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। क्या ओथ है उनकी, उस चीज को याद करना चाहिए। ओथ क्या ली है, ओथ को भूल रहे हैं लोगों की। जिस तरह उन्होंने काम बंद कर रखा है ये अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से उनको काम पर लौटना चाहिए। हमारी अपील है उनसे, व्यक्तिगत तौर पर सरकार की अपील है वो काम पर लौटे। उनकी कोई बात होगी तो जो भी उनके सुझाव है उनको सरकार निश्चित रूप से मानेगी। और उनकी ये जो बात है हरधर्मिता वापस ले, वो बिल वापस नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर्स को हमने अवकाश सबका निरस्त कर दिया, किसी का अवकाश मान्य नहीं है। कोई जाएगा तो निश्चित रूप से परिणाम भुगतेगा। आरटीएच बिल के विरोध में चल रही हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी पर लगातार आप रिपोर्ट तो देख ही रहे हैं, पर कोविड आईसीयू वार्ड के अंदर जो मरीज अब भर्ती हो रहे हैं उनकी हालत कैसी है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 9 साल का ये बच्चा बीते रविवार को पेट दर्द से परेशान था। मुंबई के केजे सोमैया अस्पताल में भर्ती हुआ। जांच हुई तो कोविड पॉजिटिव पाया गया। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि ये एक जटिल केस है। इसके सारे रिपोर्ट जैसे सीआरपी अराउंड 177 है, डब्ल्यूबीसी काउंट 20,000 के ऊपर है, हाईली इन्फेक्टिव है, साथ में उसका कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है, डी डाइमर भी उसका मोर देन 12,000 है। ऐसे में खून के थक्के जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस रहते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। केजे सोमैया अस्पताल में कोविड जैसे लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज चल रहा है। टेस्टिंग बाकी है, इसलिए इन्हें कोविड पॉजिटिव की श्रेणी में नहीं गिन रहे। डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ में आ रहे हैं, लाइक पेन इन एब्डोमेन, कुछ को कफ कोल्ड है। तो जिन बच्चों को एडमिशन लग रहा है उन्हीं का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में उनका कुछ बच्चों का कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है हमारे पास में। लाइक रिसेंटली उनको इन्फेक्शन होकर गया रहेगा, लाइक 1 मंथ के ड्यूरेशन में। ये 7 हिल्स अस्पताल का कोविड वार्ड है। शहर के सबसे ज्यादा 36 कोविड मरीज यहीं भर्ती हैं। इनमें से 5 आईसीयू में हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती 36 साल के ये नौकरी पेशा युवक करीब 10 दिन पहले बीमार पड़े थे। कमजोरी से तकलीफ शुरू हुई, कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने में इतनी देरी कर दी कि अब वेंटिलेटर पर हैं। हालत नाजुक बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात है कि इन्हें कोविड के लक्षण के अलावा कोई दूसरी बीमारी या मेडिकल हिस्ट्री नहीं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो क्या कोविड का नया रूप स्वस्थ युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है?
ये पेशेंट जब आया था हमारे पास वो टाइम में जनरल वीकनेस का कंप्लेंट्स लेके आए थे। कोविड टेस्ट पॉजिटिव था, वो बेसिस पे हमने एडमिशन किया उनका। जब भी बाकी का सभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना चालू हुआ वो टाइम पे समझ में आया कि काफ़ी लेट ये यहाँ पे आए। तो HRCT से लेके बाकी सब चीज़ें, चेस्ट एक्सरे से लेके बाकी सब चीज़ों में डेफिनेटली काफ़ी सारा इन्फेक्शन हमको दिखने मिला। वही दिक्कत है जो पहले भी हो रहा था कि people are reacting little bit late and that is why even to get the treatment and again come back to the normal life it is taking time. He is vaccinated and everything, so nothing as such health issues. Even when he came he was थोड़ा सा weakness था but yes he was very in good condition. इतना भी बैड कंडीशन नहीं था। अभी इनकी क्या कंडीशन है? कंडीशन अभी बैड है, वेंटिलेटर पे ही है। सो जब तक वेंटिलेटर से पूरी तरह से आउट नहीं होता है डेफिनेटली थोड़ा सा डेंजर साइड पे हम बोलेंगे इनको। मुंबई में एक्टिव कोविड मरीज बीते एक हफ्ते में दोगुना हुए हैं। शहर में फिलहाल 663 एक्टिव कोविड मरीज हैं। 1 मार्च को जहां सिर्फ एक कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं मार्च के आखिर में 52 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और इन 52 भर्ती मरीजों में से 33 यानी कि 63% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र में 230 मरीज XBB.1.16 वेरिएंट के मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से राज्य में 3 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के नए रूप के असर को हेल्थ विभाग स्टडी करने में जुटा हुआ है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के मुख्य दरवाजे और दूसरे दरवाजों के लिए खास लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागवान की लकड़ियों का चयन किया गया है और उसकी पहली खेप को रवाना करने के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में आलापल्ली जंगल की ये खास लकड़ियां अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दरवाजों में लगेगी। राम मंदिर निर्माण में इस योगदान को लेकर जिले में उत्साह और उत्सव का माहौल है। अब हमारे यहाँ से लकड़ी जा रही, काश जा रहा है, तो हमको बहुत खुशी का है, मौका है। कार सेवक से वन मंत्री और वन मंत्री के माध्यम से जब मैं कास्ट भेज रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ये कास्ट जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। राम मंदिर के लिए सबसे उच्च कोटि की लकड़ी की तलाश में जब मंदिर ट्रस्ट ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से मदद मांगी तो बताया गया कि चंद्रपुर के जंगलों की सागवान की लकड़ी देश में सबसे उच्च कोटि की है, जिसके बाद जिले के वन विभाग के डिपो को 1855 क्यूबिक फुट लकड़ी का टेंडर दिया गया। इसको सीपी टिक कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस टिक, और इसकी विशेषता मीन्स इसमें जो ग्रेन पैटर्न जो आता है वो सबसे अच्छा माना जाता है और इसमें कुछ अटैक कीड़ के और मतलब इसमें कुछ अटैक नहीं लगते और ये सालों साल उसकी जो ग्रेन पैटर्न है और जो उसकी शाइनिंग है वो कम नहीं होती, तो वैसे ही सालों साल चलती जाती है और कुछ भी मतलब 400-500 साल तक इसमें कुछ खराबी नहीं आती। पहले राम मंदिर के लिए नेपाल से शालीग्राम पत्थर लाया गया, अब चंद्रपुर की लकड़ियों की बारी है। इसके लिए चंद्रपुर शहर और बल्लारपुर में भव्य लकड़ी पूजन और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वन मंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और रामायण सीरियल में राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी। भारत में 1952 के बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने आज 4 शावकों को जन्म दिया। पिछले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन नन्हे शावकों की फोटो ट्वीट कर लिखा, नन्हे मेहमानों के आने का अप्रतिम आनंद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा कि ये अमृत काल के दौरान हमारे वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया
ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।